एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। आज हम रिमेनिंग पार्ट जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, स्पेशली माइटोसिस का जो प्रोसेस है, मींस डिवाइडिंग फेज जो है, जिसको हम एम फेज के नाम से जानते हैं, उसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहला जो फर्स्ट लेक्चर गया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी, इंट्रोडक्शन बोल सकते एक तरीके से। एंड उसके बाद जो सेल साइकिल में दो फेज़ होती हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज़ एंड डिवाइडिंग फेज़। सो फर्स्ट फेज़ जो थी नॉन डिवाइडिंग फेज़, जिसको हम इंटरफेज़ के नाम से भी जान रहे हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। आई होप कि वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। जो डिवाइडिंग फेज़ है, एम फेज़ जो है, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि कंटिन्यू जब हम करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है साथ की साथ स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे से समझ में आए। बिकॉज अगर यदि प्रीवियस वीडियो देखा भी है और हम स्टार्ट कर रहे हैं माइटोसिस आज, तो थोड़ा सा कोरिलेट करना वो ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं बहुत क्विक रिवीजन के बेसिस पे करा देती हूँ कि जो हमारा इंटरफेज़ था, उसमें हमने देखा था कि वो 3 फेज़ में अगेन फर्दर डिवाइडेड था, जिसमें हम जान रहे थे गैप 1, फर्स्ट ग्रोथ फेज़, G1, S एंड G2, ये 3 फेजेस थी इंटरफेज़, नॉन डिवाइडिंग फेज़ जो है इसकी। तो जो G1 फेज़ था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो सेल है वो क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रही है, लेकिन डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, ग्रो कर रही है। लेकिन जो एस फेज़ था, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या है कि सिंथेसिस देखने को मिल रही थी हमें, मीन्स डीएनए का जो सिंथेसिस है, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज़ में हो रहा था। और G2 फेज़ जो है, उसमें जितने भी ऑल नेसेसरी प्रोटीन्स या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो सेल को डिवाइड करने के लिए ज़रूरी होते, उन सारे के सारे मटेरियल का सिंथेसिस जो है G2 फेज़ में हो रहा था। तो जितने भी नेसेसरी मटेरियल थे जो कि डिवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं सेल के लिए, उन सब का सिंथेसिस G2 फेज़ में हो रहा था। G2 फेज़ जो है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। बिकॉज अभी जब हम एम फेज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेंट्रोसोम जो है उसका कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन भी G2 फेज़ में हो जाता है। सेंट्रोसोम जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, रेडिएट होते हैं। मीन्स एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है सेल में देखने को मिलता है। ये 2 होते हैं। डुप्लीकेशन जो है सेंट्रोसोम का, वो क्या है, G2 फेज़ में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इतना सारा काम जो सेल साइकिल की फर्स्ट फेज़ थी, जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज़, इंटरफेज़ के नाम से जान रहे हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस की सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो किया उसने, फिर उसके बाद उसमें जो डीएनए का अमाउंट था वो डबल हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, उसका सिंथेसिस हुआ एस फेज़ में। एंड G2 फेज़ जब आई तो जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स की या फिर अदर मटेरियल्स कॉन्स्टिट्यूएंट की जो ज़रूरत है अगर सेल को डिवाइड करने से पहले, वो सारे के सारे उन सब की क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और सेंट्रोसोम जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसका भी डुप्लीकेशन हो जाता है G2 फेज़ में। उसके बाद अब मूव करते हैं हम आज का मेन जो मकसद है, जो मेन मोटो है वीडियो का, कि इसमें हमें पढ़ना है सेल साइकिल सेल डिवीज़न की सेकेंड फेज़, जिसको हम एम फेज़, डिवाइडिंग फेज़, माइटोसिस के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि कल के वीडियो में हम ऑलरेडी ये चीज़ जान चुके हैं कि एम फेज़ जो है वो 2 और
फर्दर फेजेस में डिवाइड होती है, जिसमें आता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है अगेन वो 4 फेज में डिवाइड होता है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये कैरियोकाइनेसिस की चारों फेज कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद सेल साइकिल जो है साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम आज का जो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस फेज है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिया हुआ है कि कैरियोकाइनेसिस जो फर्स्ट फेज है एम फेज का, वो फर्दर 4 क्लासेस 4 फेज में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये जो 4 फेज हैं इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं, डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है हर एक फेज़ में। तो इतना सारा जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि अपना खुद से समझते हैं। सो प्रोफेज की अगर बात की जाए तो ये क्या है, डिवाइडिंग फेज़ का सबसे फर्स्ट फेज़ है। अब ये जो फेज़ है इसमें क्या होगा कि जो डीएनए है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटरफेज में सेल थी उसमें डीएनए जो था वो कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट था, जिसको हम क्रोमैटिड फाइबर के नाम से या फिर क्रोमैटिड थ्रेड के नाम से जान रहे थे, क्रोमैटिड फाइबर। अब ये जो फाइबर है ये क्या होगा, ये जो डीएनए का थ्रेड है ये कंडेंस होना स्टार्ट होगा, कंडेंस होगा तो जाहिर सी बात है शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होगा थिक होगा, थिक होने के बाद ये क्या है, एक ऐसे स्ट्रक्चर को अपीयर करेगा, फॉर्म करेगा, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ये इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये जो जिस रीज़न से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इसको हम सेंट्रोमेयर के नाम से जानते हैं। सो सेंट्रोमेयर जो है इससे ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। तो जो सेल इंटरफेज में इस वाले फेज में थी जिसमें क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट था, जब प्रोफेज में एंटर करता है, मींस डिवाइडिंग फेज में जब एंटर करती है सेल, तो ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस फॉर्म को अटेन कर लेता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है। सिस्टर क्रोमैटिड जिससे एक दूसरे के साथ अटैच है, इस वाले रीजन को हम जानते हैं किस नाम से, सेंट्रोमेयर के नाम से। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये है अर्ली प्रोफेज का, ठीक है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर सेल के अंदर बन गया। मीन्स जो क्रोमैटिन फाइबर था, क्रोमैटिड फाइबर था, वो कंडेंस हुआ, शॉर्ट हुआ, थिक हुआ और उसने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जो है उसकी शेप को गेन कर लिया। और ये दोनों, इसमें जो क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या है, एक सेंट्रोमियर रीजन होती है जिससे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि G2 फेज जो थी वहाँ पर सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोसोम 2 टर्म हैं, मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर हैं जिसका डुप्लीकेशन ऑलरेडी G2 फेज में हो चुका होता है, जिसको हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। लेकिन जो रीजन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच कराती है, जोड़ने का काम करती है, उसको हम सेंट्रोमेयर के नाम से जानते हैं। सो
सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोमेयर, जो टर्म सिमिलर से हैं, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या हुआ, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम अर्ली प्रोफेज के नाम से जान रहे हैं। ये जो सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन G2 फेज में हो चुका होता है, यहाँ पर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इसके अराउंड रेडिएट होते हैं, मींस स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम एस्टर के नाम से जानते हैं। ये हो गया क्रोमैटिड डुप्लीकेट। ये जो कंडेंस होने के बाद डुप्लीकेशन हुआ था क्रोमैटिड फाइबर का, जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना, इतना प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। जब थोड़ा सा और प्रोफेज में टाइम स्पेंड करता है सेल, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये डिसअपीयर होने लगती है, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएटिंग हो रहे थे जिससे एक स्ट्रक्चर बन रहा था जिसको हम एस्टर के नाम से जान रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेंट्रोजोम थे डुप्लीकेट हुए थे G2 फेज में, ये क्या है, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये सारा का सारा प्रोसेस देखने को मिलता है किसमें, प्रोफेज में। सो अगर शॉर्ट में हम बात करें प्रोफेज की, तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिड फाइबर है ये क्या है, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद क्या है, जाहिर सी बात है शॉर्ट होगा, थिक होगा, और थिक होके क्या होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है उसको गेन कर लेगा। कहने का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली फॉर्म हो जाता है इन द फेज ऑफ प्रोफेज। उसके बाद क्या होता है, एस्टर जो है वो फॉर्म होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो रेडिएट होते हैं सेंट्रोजोम में, जो कि एस्टर कहलाता है। ये हुई बात सेकंड पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, ये डिसअपीयर होने लगती है। जैसे ही ये डिसअपीयर होने लगती है, सेंट्रोजोम जो है मूव कर जाता है अपोजिट पोल्स की तरफ, टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इतना प्रोसेस देखने को मिलता है किसमें, प्रोफेज में। अब हम अपने जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसकी 1 बाय 1 पॉइंट को कवर करते हैं कि क्या बोला जा रहा है। सो प्रोफेज की अगर बात की जाए तो प्रोफेज जो है ये फॉलो करती है S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। कहने का मतलब ये हो गया कि जो S में सिंथेसिस हुआ DNA का, डबल हुआ अमाउंट DNA का, और G2 फेज में जितने भी सारे अदर न्यूट्रिएंट्स मटीरियल्स जो नेसेसरी थे सेल डिवाइड करने के लिए, उन सब की सिंथेसिस हुई। सेंट्रोजोम जो है उसका डुप्लीकेशन हुआ। ये सब होने के बाद अब प्रोफेज जो है इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। तो उसमें हमने देखा कि क्रोमोसोम हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेल इंटरफेज के टाइम में इस तरीके से जो क्रोमैटिड फाइबर क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट थे, तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो उसको गेन कर लेते हैं, जो कि क्लियरली विजिबल होता है न्यूक्लियस के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो उसके बाद ईच क्रोमोसोम हैज़ ऑलरेडी डुप्लीकेट टू फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमैटिड। जब ये कंडेंस होता है, थिक होता है, शॉर्ट होता है, तो ये डुप्लीकेट हो जाता है, जिससे कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं उसमें क्लियरली विजिबल होती हैं, फॉर्म हो जाती हैं। द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमेयर। अब ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं ये एक शॉर्ट स्मॉल रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, उसके थ्रू एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच होती हैं। सो ये जो रीजन है इसको ही जानते हैं हम सेंट्रोमियर के नाम से।
ठीक है, यहाँ तक अभी तक आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। सेंट्रोमियर, द डॉटर सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट एंड ऑक्यूपाई अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब यहाँ पर बात की गई है डॉटर सेंट्रियोल्स। डॉटर सेंट्रियोल्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेंट्रोजोम G2 फेज में डुप्लीकेट हो चुके थे ऑलरेडी, ये क्या है, ये मूव करते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके अपनी पोजीशन जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय रेडिएटिंग रेज एंड इज टर्म्ड एस्टर। अब ये जो हमने देखा था इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रोसोम के नाम से जान रहे हैं, तो ये जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से रेडिएटिंग रेज निकलती हैं जिससे कि हमें एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ रहा होता है, इमेजिन करते हैं। तो ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम एस्टर के नाम से जानते हैं। स्पेशली टर्म, अगर टर्म की बात की जाए तो उसको हम एस्टर के नाम से जानते हैं। अ नंबर ऑफ फाइबर्स अपीयर बिटवीन द टू डॉटर सेंट्रियोल्स विच आर कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर। अब जब ये सेंट्रोजोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है, जब ये अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाता है और अपनी पोजीशन जो है उसको गेन कर लेता है, तो क्या होता है कि ये जो डॉटर सेंट्रियोल्स हैं इनमें कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से रेडिएट होता है जिसको हम स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। अब आगे के प्रोसेस में ये भी समझेंगे कि ये स्पिंडल फाइबर्स जो इनका क्या काम है, किस लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो ये थी फर्स्ट फेज, प्रोफेज। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो डिसअपीयर होना लग जाता है। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल। और जब लेट प्रोफेज आता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट हो चुके हैं ऑलरेडी अर्ली प्रोफेज में, ये धीरे धीरे मूव करके एक इक्वेटर जो प्लेन होता है, बीचों बीच का जो रीजन होता है सेल का, वहाँ पर लाइन अप करना स्टार्ट कर ही रहे होते हैं लेट प्रोफेज में। लेकिन एक्चुअल में लाइन अप कौन सा फेज में होते हैं, इसके आगे प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, मेटाफेज, वहाँ पर ये एक्चुअल में लाइन अप हो जाते हैं। कौन, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ये था फर्स्ट फेज, प्रोफेज। उसके बाद अब मूव करते हैं सेकंड फेज जिसमें आता है मेटाफेज। अब ये जो मेटाफेज है इसमें अगर हम अपने आप में बात करें कि मेटाफेज जो है उसमें एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है। सो मेटाफेज का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये क्या है, ये इक्वेटर पर लाइन अप हो जाते हैं। इक्वेटर वाला जो रीजन है, मींस सेल के बीचों बीच का जो रीजन है वहाँ पर लाइन अप हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये इतना प्रोसेस देखा जाता है किसमें, मेटाफेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इधर उधर पड़े हुए थे सेल में ये क्रोमोसोम्स, इस तरीके से ये क्या है, ये धीरे धीरे लाइन अप होके एकदम जो इक्वेटर रीजन होता है, मेटाफेज प्लेट जो है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है मेटाफेज में। मींस बिल्कुल बीचों बीच में सारे के सारे जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैं वो लाइन अप हो जाते हैं मेटाफेज का जो प्रोसेस है वहाँ पर। अब देखते हैं हमारा पर्टिकुलर जो स्लाइड है इसमें हमारे पास क्या क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर बोला गया है ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। ठीक है, ये हम समझ गए कि जितने भी क्रोमोसोम हैं सेल के अंदर वो धीरे धीरे मूव करके
लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटर वाला जो रीजन है वहाँ पर, विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। जैसा कि हम अभी तक इतना समझ चुके हैं कि ये जो रीजन होता है इसको हम जानते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू नाम से। अब सेंट्रोमियर जो है इससे ही दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्या है, अटैच रहते हैं। लेकिन ये जो सेंट्रोमियर है इसके अलावा भी एक और स्ट्रक्चर, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जो है यहीं पर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बिल्कुल जस्ट चिपका हुआ, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ये जो स्ट्रक्चर है जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है, काइनेटोकोर। अब ये जो काइनेटोकोर है इससे ये स्पिंडल फाइबर, ये देख सकते हैं ये क्या है, ये इस तरीके से स्पिंडल फाइबर हैं। सो ये जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर है इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो जो दो पोल हैं, इधर का सिस्टर क्रोमेटिड जो है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच है, तो इस वाले सेंट्रोसोम से इस तरीके से अटैच होगा। दूसरे पोल पर अगर बात की जाए तो वहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट हो रहे हैं वो दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड का जो काइनेटोकोर रीजन है उससे अटैच होंगे, और इस तरीके से एक बैलेंस फॉर्म में क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पर लाइन अप रहते हैं इन द फेज ऑफ मेटाफेज। सो सबसे पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए अपने आप में कि सेंट्रोमियर रीजन क्या होती है, काइनेटोकोर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, और अपोजिट पोल्स पर अपोजिट सिस्टर क्रोमेटिड काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर एक दूसरे के साथ बैलेंस फॉर्म में इक्वेटर पर प्रेजेंट होते हैं और मेटाफेज प्लेट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। सो ये सारा का सारा इतनी बात थी, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें इतनी बात की गई थी। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज, जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट है मेटाफेज में एक प्लेन पर, तो वो जो पर्टिकुलर प्लेन होता है उस वाले सारे की सारी उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं। अब प्रोफेज में देखा कि क्रोमोसोम ने अपना स्ट्रक्चर गेन किया, स्ट्रक्चर गेन करने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल्स पर मूव कर गए और उससे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो रेडिएट हुए। धीरे धीरे क्रोमोसोम जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में उनका मूवमेंट जो है वो मेटाफेज में देखने को मिला कि पूरा का पूरा मूव करके वो एक इक्वेटर वाला जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है वहाँ पर अरेंज हो गए। अरेंज होने के साथ साथ अपोजिट पोल्स पर जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट है जिससे स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच थे जिससे कि अपोजिट पोल्स के सिस्टर क्रोमेटिड अटैच थे। सो इस तरीके का पूरा इतना प्रोसेस माइटोसिस का कंप्लीट हो जाता है दो फेज में, कैरियोकाइनेसिस की दो फेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज में। अब इसके बाद आती है थर्ड फेज जिसको हम जानते हैं एनाफेज के नाम से। अब एनाफेज की अगर बात की जाए तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है एनाफेज में, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आने से पहले इसी में हम समझते हैं कि ये जो एक सिस्टर क्रोमेटिड ये अपोजिट पोल्स पर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के थ्रू इस तरीके से अटैच है, दूसरा ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर के थ्रू इस तरीके से अटैच है। तो अब क्या होगा कि ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड को इधर की तरफ खींचेंगे और ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड को इधर की तरफ खींचेंगे। सो जो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच थे ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि दो जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं इनका सेपरेशन होगा
एनाफेज में। सो एनाफेज में सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। जब सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रोमियर जो है वो भी अलग हो जाएगा। सो कहते हैं कि जो सेंट्रोमियर है उसका सेपरेशन मीन्स सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन जो है वो देखने को मिलता है एनाफेज में। शॉर्टनिंग, जब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इतने बड़े बड़े स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं, ये इनकी भी शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो इतना प्रोसेस देखने को मिलता है एनाफेज में। अब हम अपने स्लाइड और स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। सो यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इधर के पोल के जो स्पिंडल फाइबर्स थे उन्होंने इधर वाले सिस्टर क्रोमैटिड को खींचना स्टार्ट किया, इधर पोल के जो स्पिंडल फाइबर्स थे उन्होंने इधर के सिस्टर क्रोमैटिड जो है उसको खींचना स्टार्ट किया। सो इस तरीके से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं इनका क्या हो गया, सेपरेशन। सो सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड डिवाइड। जो सेंट्रोमियर अटैच करके रखा हुआ था दो सिस्टर क्रोमैटिड को, वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। द टू सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट हो गए एंड are drawn apart towards opposite poles pulled by shortening of the spindle fibers। जब ये सेपरेट हो जाते हैं दोनों सिस्टर क्रोमैटिड तो उसके बाद ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और मूव करते जाते हैं, और उसके बाद साथ ही साथ क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी शॉर्टनिंग भी होने लग जाती है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ये हो गया एनाफेज की बात। इसमें साथ ही साथ जब अर्ली एनाफेज में तो इतना प्रोसेस देखने को मिलता है, थोड़ा सा और सेल स्पेंड करती है टाइम एनाफेज में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो सेल का बीचों बीच वाला मिडिल वाला जो रीजन है यहाँ पर एक फरो का फॉर्मेशन जो है होना स्टार्ट हो जाता है। सो फरो स्टार्ट इन दी सेल मेम्ब्रेन एट द मिडिल। सेल का जो सेल मेम्ब्रेन का जो बीचों बीच का रीजन है वहाँ पर एक फरो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इतना प्रोसेस देखने को मिलता है किसमें, एनाफेज के टाइम में। अब देखते हैं लास्ट फेज जिसको हम टीलोफेज के नाम से जानते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, टू डॉटर क्रोमोसोम सेट अटैच टू अपोजिट पोल्स। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे और मूव करे थे एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ, वो क्या है, वो दोनों के दोनों जो डॉटर क्रोमोसोम है या फिर टू सिस्टर क्रोमैटिड का जो सेट है वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुका होता है टीलोफेज में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, उसके बाद जो शॉर्टनिंग हुई थी एनाफेज में स्पिंडल फाइबर की, वो क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से बनना शुरू हो जाती है। क्लीवेज फरो जो थी, ये जो क्लीवेज फरो है जो कि स्टार्ट हुई थी एनाफेज में बनना, अब ये और डीप होना स्टार्ट हो जाती है किसमें, टीलोफेज में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपीयर्स, ये फिर से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है टीलोफेज में। कहने का मतलब ये हो गया कि जो सिस्टर क्रोमैटिड थे जो सेपरेट हुए थे वो एकदम आराम से अपोजिट पोल्स पर अच्छे से पहुंच चुके हैं। जब वो अपोजिट पोल पर पहुंच गए तो स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गए, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने बनना स्टार्ट कर दिया। क्लीवेज फरो जो थी वो और ज़्यादा डीप हो गई। न्यूक्लियोलाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी फिर से बनना स्टार्ट हो गए टीलोफेज में। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फरो थी ये डीप होना स्टार्ट हुई टीलोफेज में, ठीक है। इस तरीके से डीप होती जाएगी, इधर से भी इधर से भी। अब क्या होगा कि यहाँ तक तो हो गया, न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम मटेरियल था वो
पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 सेट था क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड का, जो कि सेपरेट होकर अपोजिट पोल पर पहुँच चुका था। सो एक सेट ये है, एक सेट ये है। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई थी, किसमें, टीलोफेज में। अब क्या है, अब सेल में सेकंड फेज जो है माइटोसिस का सेकंड फेज, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना रह गया है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, ये प्रोसेस होगा अब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में एट द एंड ऑफ टीलोफेज, जैसे ही टीलोफेज का एंड होगा, अ फरो अपीयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन in the middle which deepens and finally splits the cytoplasm into two, thus producing two new daughter cells। जैसे ही टीलोफेज का एंड होगा और जो डीप सेल के मिडिल में जो फरो डीप हो रही थी वो उतनी और बहुत ज़्यादा डीप होती जाएगी और एट द एंड क्या होगा कि वो पूरा इस तरीके से डीप हो जाएगी कि साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में, और फिर क्या होगा, उससे प्रोड्यूस हो जाती हैं इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स, जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है। सो इस तरीके से माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसमें देखने को मिलता है एक सेल से कैसे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सारा का सारा प्रोसेस, ये जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो हम देख रहे हैं एनिमल सेल के केस में, क्योंकि एनिमल सेल जो है उसमें फरो बनता है, अल्टीमेटली सेल डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर यदि यही प्रोसेस माइटोसिस का प्रोसेस प्लांट सेल के केस में बात की जाए तो प्लांट सेल जो है वहाँ पर इस तरीके से ये क्या है, फरो नहीं बनता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से 2 सेल्स होती हैं और इसमें बीचों बीच में यहाँ पर एक वॉल फॉर्म होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सो प्लांट सेल्स के केस में सेल वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है सेल के बीच में, सेंटर में। अब ये जो वॉल फॉर्म हुई है, सेल वॉल जो फॉर्म हुई है, ये कहलाती है प्लांट सेल्स में सेल प्लेट। जैसे मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था एनिमल सेल्स की जब बात कर रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में ये क्या कहलाती है, सेल प्लेट कहलाती है, जिसको ये जो सेल प्लेट है बाद में इसी को मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं। सो प्लांट सेल की अगर बात की जाए डिवीज़न की, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्लांट सेल जब डिवाइड हो रही होगी तो वहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल जो है वो फॉर्म होगी और उस वही सेल प्लेट बाद में मिडिल लैमेला कहलाती है। फरो जैसा स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है प्लांट सेल्स में। सो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का, जिसमें दोनों फेज़ जो हैं उनको इंटरफेज एंड एम फेज़ उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप कि वो अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है जब सेल क्या कहते हैं, अर्ली प्रोफेज में है। अर्ली प्रोफेज से पहले भी सेल इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, किसमें, इंटरफेज के टाइम में ग्रो किया है इसने, अपना अमाउंट जो है डीएनए का उसको डबल किया है, सिंथेसाइज किया, रेप्लिकेट किया, और उसके अलावा जितने अदर प्रोटीन्स मटेरियल्स जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उस सब को सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज करने के बाद यहाँ पर जो सेंट्रोसोम जो स्ट्रक्चर होता है उसका भी डुप्लीकेशन हो चुका होता है इंटरफेज में भी स्पेशली G2 फेज में। ठीक है, सो ये वाला स्ट्रक्चर है इंटरफेज का। अब ये इंटरफेज का स्ट्रक्चर एंटर कर गया माइटोसिस एम फेज में। ये पूरे के पूरे सारा का सारा प्रोसेस किसका है, एम फेज का, सेकेंड फेज डिवाइडिंग फेज का। सो इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम फाइबर है, क्रोमेटिड फाइबर है, इसने शॉर्ट हुआ, थिक हुआ, कंडेंस हुआ, डुप्लीकेट हुआ। उसके बाद सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड जब लेट प्रोफेज है। उसके बाद जब ये मेटाफेज में जाते हैं तो मेटाफेज में ये जो सेंट्रोसोम वाला स्ट्रक्चर था, यहाँ से स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट हो रहे थे, जो कि स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये एस्टर कहलाता है। अब इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स, ये जो हम देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट हो रहे हैं, इसने क्या किया है कि
सेंट्रोमियर के पास में ही जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर काइनेटोकोर प्रेजेंट है उससे स्पिंडल फाइबर अटैच हैं और उस तरीके से अपोजिट पोल्स के सिस्टर क्रोमैटिड अटैच थे। ये था मेटाफेज की बात। मेटाफेज की बात, उसके बाद जब मेटाफेज में क्या होता है कि ये धीरे धीरे मूव करके एक मेटाफेज प्लेट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्लेन जो है अलाइनमेंट का वहाँ पर अरेंज हो जाते हैं बिल्कुल इक्वेटर पे बीचों बीच में। उसके बाद जब मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है तो अपोजिट पोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये सिस्टर क्रोमैटिड को अपने अपने पोल्स की तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए और अपने अपने अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनकी शॉर्टनिंग हो गई एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स की। फिर आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या देखने को मिलता है कि जो डॉटर क्रोमैटिड्स थे या फिर जो सेट है डॉटर क्रोमोसोम का वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुका है एकदम बढ़िया से। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि फरो जो है सेल का मिडिल वाला जो रीजन है सेल मेम्ब्रेन का, वहाँ पर फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स ये क्या है डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपीयर होने लगेगी। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये प्रोसेस आएगा साइटोकाइनेसिस का, जिसमें ये फरो क्या है अच्छी खासी डीप होने के बाद सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड कर देगी, जिससे 2 डॉटर सेल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आइडेंटिकल होती है एक दूसरे के साथ। अब ये जो 2 डॉटर सेल बनी है इसमें क्या होगा, अगेन पूरा का पूरा यही प्रोसेस जो है इसको फॉलो करेंगी फिर से, और उसके बाद 2 से 4 डॉटर सेल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से सेल जो है उसमें डिवीज़न का प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पर चलता रहता है। आई होप कि जो सेल साइकिल में इंटरफेज का कॉन्सेप्ट एंड एम फेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन क्या होता है कि ये जो फेज़ हैं इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज की जो 3 फेज थी G1 G1 G2 एंड एम फेज की कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं या फिर जो डिवाइड नहीं करती हैं, तो वो क्या होता है कि G2 फेज के बाद में सेल जो है रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, तो जिसको हम G0 फेज के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में G0 फेज जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो सेल साइकिल है, सेल डिवीज़न है, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं पर जो मैं बता रही हूँ हर एक पॉइंट से क्वेश्चन जो है कैसे बनता है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास 2 PYQ हैं, जिसमें एक में मैंने बात की थी कि जो सेल साइकिल चल रही है उसका जो सीक्वेंस है कि G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, तो ये जो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ये सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जो कि मैं लेकर आई हूँ, और ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी पढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन है 2020 का, मीन्स 2020 का क्वेश्चन है नीट एग्जाम का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। सो इंटरफेज में जो G1 फेज है उसके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें इस क्वेश्चन में, और उन सारे के सारे स्टेटमेंट में से ये देखना है कि G1 फेज में एक्चुअल में सेल जो है वो क्या फंक्शन को फॉलो करती है, उस करेक्ट स्टेटमेंट को इन 4 स्टेटमेंट में से निकाल के लाना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम बात करें, DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ठीक है, तो ऐसा तो हमने ये एस फेज जो है उसमें देखा था कि DNA का सिंथेसिस, DNA का रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है, एस फेज में, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स
टेक प्लेस। सेल अभी तो डिवाइड ही नहीं किया, अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तो रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया भाई जीवन फेज में? सो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। और ये एज इट इज स्टेटमेंट जो है हमने पढ़ा है, जैसा कि मैं दिखा देती हूँ जीवन फेज में कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक। सो यहाँ पर देखो, इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। एज इट इज स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पॉइंट जो है वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, हर एक पॉइंट जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या है, एक्चुअल में जीवन फेज में यही प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट, न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। भाई सेल अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, डिवाइडिंग फेज में तो है ही नहीं, तो कैसे न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल जाएगा? सो अगर यदि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेज। आई होप कि अब अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। भाई नीट के एग्जाम में इतना भी टफ नहीं होता, लेकिन कान दिमाग सब चीज़ खोल कर पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और थोड़ा PYQs जो हैं उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कितना डीप में हमें पढ़ना है और कितना लेवल जो है क्वेश्चन का रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, जो कि है 2019 का क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है उसमें जो फेज है उसका करेक्ट सीक्वेंस हमें निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जीवन फेज़ होती है, फिर एस होता है, फिर G2 होता है, उसके बाद एम फेज़ होता है। अगर यदि एम को भी बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके पूछा गया तो इसमें पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगा। लेकिन इतना डीप में नहीं पूछा गया है, ऊपरी बेसिस पर क्वेश्चन जो है उससे पूछा गया है। सो सबसे पहला फेज़ मेटाफेज होता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है भाई, पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। जीवन होता है, जी हाँ जीवन होता है, लेकिन जीवन के बाद डायरेक्ट G2 आता है, G2 नहीं आता, एस आता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एस फेज से स्टार्ट होती है सेल साइकिल, नहीं, ये भी गलत हो गया। जीवन होता है, उसके बाद एस फेज आता है, एस फेज के बाद G2 फेज आता है, G2 के बाद एम फेज आता है, डिवाइडिंग फेज आता है। सो फोर्थ जो स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल में जो फेज होती हैं उसका। सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत इजी भी है, करने की क्या ज़रूरत है, हमें कंटिन्यूएशन बनाए रखना है अपनी स्टडी में। जो कॉन्सेप्ट्स, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं उसका फर्दर रिवीजन करते रहना। ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और उसको एकदम पैक करके रख दिया कि बस हो गया हमारा काम, नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें धीरे धीरे करके भूलने लग जाएगा और फिर क्या होगा कि जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाएंगी। तो रिवाइज करते रहना है, एक बार बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए जाएं, उसके बाद रिवाइज भी करते रहना है। और PYQs तो लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज PYQs लगाएंगे तो उससे कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता ही होता है, समझ में भी आता है कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के आ रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी हम बहुत कुछ पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चन उतना डीप से आता ही नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। सो इसलिए PYQs का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से अच्छा एफर्ट डालूँ और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है उसको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँ। देखते रहे हैं वीडियोज़ एंड कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी ज़रूर करते रहे और अपनी हेल्थ का
ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।